हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ मनीष श्रीवास्तव एंड हम लोग इस सीरीज़ में इंडियन ज्योग्राफी, जिसको भारतीय भूगोल कहते हैं, उसको कवर कर रहे हैं। तो ये भारतीय भूगोल का जो है ये चौथा लेक्चर रहेगा। हम लोग 3 लेक्चर पहले ला चुके हैं, ये चौथा लेक्चर आपके लिए लाए हैं। तो इसमें हम लोग जो है भारत की भूगोलिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें क्या होती है भूगोलिक संरचना या भौगोलिक विभाजन। तो भौगोलिक विभाजन वो होता है जिसमें हम लोग जो भी भूमि के ऊपर जो अलग अलग आकार की जो चीज़ें बनती हैं, जिनको सरफेस फीचर्स कहा जाता है, उनका अध्ययन कहलाता है। तो फिजियोग्राफी मतलब भूगोलिक संरचना जो है वो भूमि के ऊपर बने हुए अलग अलग जो भू आकृति हैं, उनका अध्ययन कहलाता है। जितने भी जो है भूगोलिक हैं, जोग्राफर्स जो हैं, उन्होंने जैसा आकार बना है, जो शेप बना है भूमि के ऊपर, उसके आधार पर उनको नाम दिए हैं। जैसे किसी चीज़ को माउंटेन कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है, किसी को पहाड़ी कहा जाता है, किसी को पठार कहा जाता है, और कुछ मैदान होते हैं जिनको माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन कहा जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम क्लास में समझेंगे कि क्या जो है पहाड़ होते हैं, क्या पहाड़ियाँ होती हैं, उनमें क्या अंतर होता है, क्या पठार होता है, और क्या जो है मैदान होते हैं। तो इस क्लास में आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी कि इनमें अंतर क्या है। इसके अलावा ये किस आधार पर जो है इनको ये नाम दिए गए हैं, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, इनके आकार कैसे होते हैं, और इनका क्षेत्रफल भारत में कितने प्रतिशत फैला हुआ है, वो इस लेक्चर से आप बहुत इजीली जो है समझ भी पाएंगे, और आगे उसको जो है आप एग्ज़ाम में लिख भी पाएंगे और चूज़ भी कर पाएंगे। तो हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ माउंटेन्स, तो माउंटेन्स मतलब होते हैं पहाड़। तो पहाड़ किस चीज़ को कहा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है आकृति वाला जो है भूमि पर एक आधार होता है, जो एक छोटे से क्षेत्र में बसा होता है, लेकिन इसके पास चोटी होती है। मतलब इसमें सबसे प्रमुख बात है पीक की। एक लार्ज लैंडफॉर्म एक बहुत बड़ी जो है भू आकृति है, जो कि राइज होती है, मतलब जो ऊंची उठी हुई है किसी भी एक भूमि में फैले हुए क्षेत्र में, और जिसके पास एक चोटी हो। जैसे कि आप ये जो है चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चोटियाँ हैं। तो जिस भी ऐसी किसी चीज़ के पास चोटी हो और उसमें ऊंचाई हो, तो उसको पहाड़ कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऊंचाई, ऊंचाई जो होती है, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर या उससे अधिक होती है। और उसको कहाँ से नापा जाता है, तो ये जल स्तर हमेशा जो है AMSL जिसको बोलते हैं, अबव मीन सी लेवल, मतलब समुद्र तल से कितना ऊपर है ये, उसको कहा जाता है। तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1000 मीटर या उससे अधिक होगी, तो उस भूआकृति को आप पहाड़ कहेंगे। और इसका आकार जो होता है, इसमें जो है एक चोटी नुमा आकार होता है, तो उस चीज़ को आप पहाड़ कहते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से नहीं भूलेंगे कि जो पहाड़ है वो एक बड़ा सा भूआकृति है, जो एक भूमि में फैला हुआ है, और जिसके पास कोई भी तरह की जो चट्टान है उसके पास चोटी है, और जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर अधिक होती है, तो उसको हम लोग पहाड़ के अंतर्गत जो है समझते हैं। और इसके अंदर चोटी होना अनिवार्य है। तो कोई भी ऐसा आकार जो है जिसमें ऊंचाई तो हो लेकिन चोटी भी होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जैसा बताऊं कि आपने तिब्बत का पठार सुना होगा, तो तिब्बत का पठार की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक है। तो अगर आप बोलेंगे कि सर 4000 मीटर से अधिक है तो वो पहाड़ के अंदर आएगा, लेकिन वो पठार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पठार इसलिए है क्योंकि उसका जो ऊपरी सतह है उस पर कोई चोटी नहीं है, वो समतल है। तो जब भी कोई चीज़ समतल होती है तो उसको आप पहाड़ नहीं कहेंगे। तो पहाड़ के होने के लिए आपके पास चोटी होना अनिवार्य है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पहाड़ को, कि नीचे जो है इसकी ऊंचाई कम है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो इसमें जो है ये आपका कम होता जा रहा है इसका क्षेत्रफल, और ऊपर पहुंचते पहुंचते एक ही चोटी बच रही है। तो नीचे इसका क्षेत्रफल अधिक होता है और ऊपर इसका क्षेत्रफल कम होता है। तो चोटी जो है वही चीज़ होती है कि नीचे से घटते घटते वो एक जो है एक बिंदु बचे ऊपर जाकर, तो उसको चोटी कहा जाता है। जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारे जो हैं पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पर्वतों में जैसे आप हिमालय की बात करें, तो हिमालय में जैसे कि भारत में केटू है। तो केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। तो वो एक जो है एक स्थान पर है, हर जगह केटू नहीं है पूरे हिमालय में। हिमालय तो जैसे 2400 किलोमीटर फैला हुआ है, तो 2400 किलोमीटर में हर जगह हिमालय की ऊंचाई 8611 मीटर, या माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर है। तो हर जगह पर माउंट एवरेस्ट नहीं है, हर जगह पर केटू नहीं है, हर जगह पे कंचनजंगा नहीं है। तो एक ही जगह पर जाकर उसकी जो चोटी होती है वो सबसे अधिक जो है ऊंचाई ग्रहण कर लेती है, तो उसके आधार पर हम लोग उसको जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कहा जाती है। तो
पहाड़ों के लिए आप ये बोलेंगे कि इनकी औसत ऊंचाई जो है 1000 मीटर से अधिक है और इनके पास जो है चोटी होना अनिवार्य है। भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, तो उन लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज़ है ज्योग्राफी की, आपको हम लोग जिस चैनल पर लेकर आए हैं, आपको कहीं पर भी जो है ज्योग्राफी की पूरी सीरीज़ नहीं मिलेगी। तो ये ज्योग्राफी का एकदम शुरू से जो भूगोल के बारे में एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, तो आप वो लेक्चर्स ज़रूर देखें, तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो भारत का क्षेत्रफल मैंने बताया हुआ है आपको कि वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो उस क्षेत्रफल से अगर आप 11% क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 11% क्षेत्रफल जो है भारत का, उसमें आपके पहाड़ आते हैं, मतलब माउंटेन्स आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप पहाड़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। इसके बाद अगर हम समझें तो पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो पहाड़ी जो होती हैं वो हिल होती हैं, हिल। तो पहाड़ियों को कहा जाता है कि ये एक ऐसा भूकृति है जो कि प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। मतलब इनकी ऊंचाई इतनी भी अधिक नहीं है जितनी ऊंचाई जो है पहाड़ों की होती है। इनकी अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से, तो इनकी औसत ऊंचाई बताई गई है कि 1000 मीटर या उससे कम होगी, तो उस जो है भूआकृति को हम लोग पहाड़ी कहेंगे। तो पहाड़ियों पर आपने सुना होगा कि बहुत सारे हिल स्टेशन जो होते हैं वो इन्हीं जगहों पे होते हैं, क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत अत्यधिक अधिक भी नहीं होती है और ये बहुत नीचे भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो मौसम होता है थोड़ा खुशनुमा होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ठंडक ज़्यादा रहती है। तो ये जो है पर्यटकों को बहुत जो है आकर्षित करता है। तो ये जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो आपके हिल स्टेशन पे होते हैं। जैसे आप मसूरी उठाकर देख लीजिए, ऊटी उठाकर देख लीजिए, दार्जिलिंग है। तो ये सभी जगह जो है हिल स्टेशन है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो आपने पचमढ़ी सुना होगा। तो पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है। जैसे पचमढ़ी की भी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ सुनी होगी, 1350 मीटर है। तो 1350 सबसे ऊंची चोटी है उसकी। तो अगर हम पूरे अगर पचमढ़ी की जो है श्रृंखलाओं को औसत ऊंचाई निकालेंगे तो वो 1000 मीटर से कम ही आएगी। तो इसलिए हमने उसको जो कहा है कि वो एक तरह की पहाड़ी है, वो पहाड़ नहीं है। पहाड़ होने के लिए आपकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से और ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है मैं आपको समझ में आ रही होगी। इसमें भी जो आकार है मैंने बताया है कि यहाँ पर आकार जो होता है बहुत ऊंचा नहीं होता है। यहाँ पर कम ऊंचाई वाली जो चोटियाँ हों, जैसे इसमें भी आपको देख पा रही होगी कि यहाँ चोटी है, तो ये कम ऊंचाई वाली चोटियों को जो कहा जाता है वो पहाड़ी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 18% है। ये जैसे मैंने आपको बताया 11% पहाड़ हैं, वैसे ही 18% जो हैं आपके पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसको नोट भी अच्छे से करते जाएंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट आएगा तो आप जो है वो हमको बताएंगे। इसके अलावा जो है आपको ये बताना है कि भारत में कौन कौन सी कुछ पहाड़ियों के नाम आपको जो है कमेंट सेक्शंस में लिखने हैं। तो आप जाइए कमेंट सेक्शन में कुछ पहाड़ियों के नाम लिखिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम तीसरी जो है भू आकृति के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं पठार। तो पठार आपने सुने होंगे। पठार जो होते हैं वो ऊपर से समतल जैसे होते हैं लेकिन ऊंचे उठे रहते हैं। मतलब वो जो समुद्र तल से एकदम निचले स्तर पर नहीं होते, उनमें कुछ ऊंचाई होती है या वो एक तरफ से ऊंचे उठे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीच से नदी बह रही है और यहाँ से ये जो है भूमि का भाग ऊपर उठा हुआ है। इसी तरफ दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो एक तरफ भूमि का भाग उठा हुआ है। हो सकता है ये दूसरी तरफ से भी उठा हो, लेकिन ये ऊपर इसमें कोई चोटी नुमा आकार नहीं होता, ये समतल होता है। तो ऐसे जो है भूमि के आकार को आप जो है पठार बुलाते हैं। तो जो है इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 300 से 500 मीटर होता है। 300 से 500 मीटर की अगर हम बात करें तो 300 से 500 मीटर ये जो है समुद्र तल से जो है इसको ऊपर कहा जाता है। तो ये जो है इसके अंदर जो है इसको कहा गया है कि ये जो है प्लेट्यू है। प्लेट्यू जो है इसके अंदर एक चीज़ जो मैंने लिखी है कि ये फ्लैट है। फ्लैट मतलब ये एक समतल है और ऊंचा उठा हुआ है। तो ऐसे ही भूमि भाग को जिसके ऊपर किसी तरह से थोड़ा सा ऊंचा उठा होना अनिवार्य है, ऐसे भूमि के भाग को पठार कहा जाता है। जैसे कि भारत में बहुत सारे पठार हैं। जैसे मालवा पठार सुना होगा आपने, दक्कन का पठार है। तो आपको बताना है कि जो है भारत में जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में वो भी चीज़ आप बताइए कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। इसके अलावा अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल में 28% जो बोला जाए कि योगदान है वो पठारों का है। तो भारत के क्षेत्रफल में 28% जो है वो आपके पठार हैं। आपके 18% पहाड़ियाँ हैं और 11% पहाड़ हैं, पर्वत हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी।
कि किस चीज़ को हम पहाड़ बोलते हैं, किस चीज़ को हम पठार बोलते हैं और किस चीज़ को हम पहाड़ी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैदानों की। तो अगर आप मैदान की बात करें तो मैदान जो होता है वो एक समतल वाला भाग होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है, एक बहुत बड़ी भूमि फैली होती है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या का समूह निवास करता है। जैसे हम लोग जितनी भी जनसंख्या है भारत में, वो अधिकतर जो क्षेत्रों में रहती है वो निचले समतल क्षेत्रों में रहती है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर जीवन जो है आसान भी है और ये क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा भारत में फैला हुआ है। तो ये जो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, तो प्लेन इज़ अ फ्लैट स्वीपिंग लैंड मास दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन। मतलब ये ऊंचाई में बार बार नहीं बदलता है, ये एक ही जैसी ऊंचाई इसमें निरंतर बनी रहती है। तो जो है भूमि क्षेत्र को आप मैदान बोलते हैं। ये जो है सबसे प्रमुख जो है हमारे भारत के मैदानों में फैला हुआ है, मतलब जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसमें सबसे अधिक जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो आपका मैदानों का है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो इनकी औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 0 से 300 मीटर अधिक होती है। तो अगर समुद्र से 300 मीटर ऊंची जो है अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो उसको मैदान कहा जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है, आकार बोला जाए तो ये समतल है, मोनोटोनस, मतलब एक समान जो है भूमि का क्षेत्र होता है, तो उसको जो है आप मैदान के अंदर परिभाषित करते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल में ये सबसे ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। जो भारत के क्षेत्रफल में 43% जो है वो आपके मैदान आते हैं, 28% आपके जो हैं वो पठार आते हैं, 18% आपकी पहाड़ियाँ आती हैं और 11% आपके पहाड़ आते हैं। तो ये चारों ही चीज़ जो है भूआकृति जो विज्ञान है उसके अनुसार जो है आपके अलग अलग तरह के भूआकृति होते हैं और उनको इस आधार पर ये नामकरण दिए गए हैं। उनमें क्या क्षेत्रफल है, क्या तरह की ऊंचाई है और किस तरह का आकार है, यही चारों चीज़ मैंने आपको बताई है। जैसे आपने सुना होगा गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, सिंधु के मैदान, थार मरुस्थल के जो मैदान हैं, तो ये जो हैं ये भारत के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो है ये आपका बोला जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार ये जो है योगदान प्रदान करते हैं भारत के क्षेत्रफल को बनाने के लिए। तो आप ये चारों चीज़ें नहीं भूलेंगे, इनका क्षेत्रफल नहीं भूलेंगे, इनकी ऊंचाई में किस आधार पर है और इनके आकार जो है वो किस आधार पर कहे गए हैं, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ की क्लास में बताई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जो भूआकृति या बोला जाए भौगोलिक संरचना कितने भागों में बटी हुई है, तो इन्हीं के आधार पर भारत में भी अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं और उनको जो है हमने 6 भागों में बांटा है। तो भारत के अगर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत की भौगोलिक संरचना कितने भागों में बांटी जा सकती है, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं भारत की भौगोलिक संरचना हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें आपको सबसे पहला जो भाग दिख पा रहा होगा उसको कहा जाता है हिमालयन माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब हिमालय पर्वत तंत्र, जिनको उत्तरी जो पर्वत तंत्र भी कहा जाता है या उत्तरी पर्वत कहा जाता है। तो उत्तरी पर्वतों में आपका हिमालय आ जाता है। उसके बाद उत्तर के मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स आता है। उसके बाद जो है थार मरुस्थल, थार डेजर्ट आता है। फिर पेनिनसुलर प्लेटू जिसको प्रायद्वीप पठार कहा जाता है या प्रायद्वीप भारत के अंदर भी इसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है भारत के तटीय मैदान, ये जो तट के पास मैदान पाए जाते हैं उनको तटीय मैदान कहा जाता है। और जो छठवां भाग है वो भारत के द्वीप हैं। तो ये जो है 6 भागों में भारत की भौगोलिक संरचना को विभाजित किया गया है। तो ये प्रश्न आप यहाँ से आ ही जाता है कि भाई भारत में कितने प्रकार की भौगोलिक संरचना में इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ से आप नहीं भूलेंगे कि ये 6 प्रकार से बांटा गया है। और इस चीज़ को अगर आप बोलें कि मैप में कैसे बताया जाए, तो इसको हम लोग मैप से भी थोड़ा समझते हैं कि भारत में किस तरह से भौगोलिक संरचना जो है या विभाजन किस तरह से फैला हुआ है। तो उसको थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सबसे ऊपर जो है यहाँ पर 1 नंबर से इसको दर्शाया गया है। तो 1 पर लिखा है नॉर्दर्न माउंटेन्स, मतलब उत्तरी पर्वत। तो उत्तरी पर्वत जो है हमारे ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा होगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कुछ पंजाब का भी क्षेत्र आ जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो है, सिक्किम, ये जो ऊपरी भाग है ये भारत के क्षेत्रफल में, ये सब जो जो आपको ये मैप पे दिख पा रहे होंगे, जो ब्राउन रंग से भूरे रंग से यहाँ पे दर्शाया गया है, ये सभी भाग जो हैं उत्तरी जो है पर्वतों के अंदर इसको किया गया है, जिसमें हम लोग विशेष तौर पर हिमालय पर्वत तंत्र को पढ़ते हैं। दूसरा भाग जो दिख रहा है वो उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान में सबसे बड़ा जो है गंगा के मैदान का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपको हरे रंग से जो दर्शाया गया है, वो बात करें तो ये उत्तरी का मैदान है।
उत्तर का मैदान जो है ब्रह्मपुत्र भी नदी बनाती है। इसके अलावा जो है कुछ क्षेत्र जो है हमारे अलग अलग भागों में पाया जाता है, तो उनके आधार पर इसको नामकरण दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर जो आपको दिख रहा है वो थार मरुस्थल दिख रहा है। थार मरुस्थल जो है राजस्थान के भाग में आता है, जो कि आपका यहाँ पे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जो है ये फलौदी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे थार मरुस्थल आ जाता है। चौथा भाग जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और ये सबसे पुराना भाग भी है। मतलब ये जो है सबसे पहले जब हमारे भारत का निर्माण हुआ था, तो ये लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले ये वाला भाग बन गया था, जिसको आप प्रायद्वीप पठार या प्रायद्वीप भारत कहते हैं, जो त्रिकोण आकार में होता है। ये देखेंगे तो आप, ये वाला जो भाग है पूरा त्रिकोण भाग है, इसको कहा जाता है प्रायद्वीप पठार। तो प्रायद्वीप पठार भारत के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा योगदान प्रदान करता है। और इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें अरावली भी पढ़ेंगे, आप मालवा पढ़ेंगे, बुंदेलखंड, बघेलखंड, दक्कन का पठार, आपका दंडकारण्य क्षेत्र, तेलंगाना पठार, कर्नाटका पठार, आपका जो है इसमें बहुत अलग अलग सतमाला पहाड़ियाँ हैं, बालाघाट की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा जो है आप इसके अंदर ही जो है कर्नाटका के क्षेत्रों को पढ़ेंगे, मैदान, मलनद, ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं वो प्रायद्वीप पठार के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा जो ये भारत के तट हैं, एक तरफ जो है अरब सागर है, इस तरफ अरब सागर है आपका, और इस तरफ जो है वो बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर को छूने वाले जो प्रदेश हैं वो आपके भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कहलाते हैं, और इनके पास वाले जो क्षेत्र आते हैं उनको पश्चिमी तटीय मैदान कहे जाते हैं या तटीय मैदान है। तो इस तरफ आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला है, और इस तरफ अगर हम देखें बंगाल की खाड़ी को छूने वाले, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो इन क्षेत्रों के पास जो आने वाले मैदान हैं उनको तटीय मैदान कहते हैं। तो ये पांचवा क्षेत्र जो है भारत के तटीय मैदान पड़ेंगे। उसके बाद छठवां क्षेत्र जो है वो आपका जो है इसके जो छठवां क्षेत्र है उसको भारत के द्वीप कहा जाता है। तो भारत के द्वीप जो हैं वो इस तरह से फैले हुए हैं। जो एक इस तरफ जो है ये आपका कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप, और इस तरफ जो क्षेत्रफल है उसको कहा जाता है लक्षद्वीप। तो इस तरह से भारत के जो है जितने भी अलग अलग भाग हैं जिनको भौगोलिक विभाजन के आधार पर बांटा गया है, तो ये 6 भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको मैप से भी समझाए हैं, इनके नामों से भी समझाए हैं, और इसको किस आधार पर ये नामकरण दिए गए हैं वो भी इस लेक्चर में मैंने कवर किया है। तो यहाँ से सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगले जो लेक्चर है मैं हिमालय के बारे में आपको बताऊंगा, तो वो लेक्चर जो है आपको जो है मिलता रहेगा। हर वीक में मेरे 2 लेक्चर्स आते हैं। आप जो है मेरे से ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, तो मेरा मनीष श्रीवास्तव से आप वहाँ नाम सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊँगा। किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हों तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसके आंसर आपको जो है जल्द से जल्द प्रदान कर दिए जाएंगे। ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। थैंक यू।